आप जब प्यार में पड़ते हो कभी भी आप अपनी मत सुनो, अपने पापा मम्मी का ही सुनो। प्यार तो हो चुका था, पापा मम्मी एक्सेप्ट नहीं किए तो हम लोग भाग के शादी कर दिए। हर रात मेरे को कमरे के अंदर धीरे धीरे से टॉर्चर किया जाता था, फिर मुझे मारने लगा। तब भी मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, उठ ही नहीं पा रही थी, इसने मेरे मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया। औरत है भाई, झूठ बोलती है, अपने पति और ससुराल के ऊपर झूठे केसेस लगाती है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है कि इन औरतों ने ये धंधा बना के पैसे कमा रही है। क्या आपको भी ये सच लगता है? आपको ये अगर सच लग रहा है तो मैं आपको एक डेटा बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस केसेस कितना है? साल 2022 में 6,900 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस रजिस्टर्ड है। इसका मतलब हर एक दिन 19 महिलाओं के साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डेटा है दोस्तों। अनरजिस्टर्ड डेटा इससे भी कहीं ज़्यादा है। आपको अब भी ये झूठ लग रहा है तो सोचो, आपने अपनी बहन और या बेटी का शादी कहीं पे करवाई और वो लड़की इस 19 महिलाओं में से एक हो गई तो? तब मानोगे ना कि ये झूठी केसेस बनाने का धंधा नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति एसवी रेड्डी, मैं भी इन 19 महिलाओं में से एक हूँ। एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या प्यार करना गुनाह है? आप लोगों को इसका जवाब आज मिल जाएगा। मेरा फैमिली वेल टू डू फैमिली था। मैं पापा मम्मी की इकलौती हूँ, लाडली थी घर में, लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। तो मैंने इस देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी देने का डिसीजन लिया। पापा मम्मी भी खुश हो गए, सोचे कि बेटी कुछ अचीव करेगी। मैं यूपीएससी का कोचिंग सेंटर जॉइन की। वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा एक लड़के से मिली मैं। दिन गुज़रते-गुज़रते उससे अट्रैक्ट हो गई और हम दोनों पता नहीं कब प्यार में पड़े, प्यार हो गया था। वो लड़के मुझसे 13 साल बड़ा था, लेकिन प्यार तो हो चुका था। पापा मम्मी एक्सेप्ट नहीं किए तो हम लोग भाग के शादी कर दिए। जब शादी हो गया तो मेरा पति ने मुझे एक अपनी मतलब मेरी ननद की फार्म हाउस में रखा था मुझे, दुनिया से दूर। बोल रहा था कि थोड़ा दिन सब सुधर जाए, सब सिचुएशन सुधर जाए, हम एक नया घर ले लेंगे। मैं भी पहले-पहले शादी हुआ था ना, बहुत खुश थी। सोचती थी कि अपना घर बसा रही हूँ, अपने प्यार के साथ हूँ, तो अच्छा सब कुछ अच्छा रहेगा। शादी होने के तुरंत बाद ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मुझे पता चल गया कि मेरे पति ने मुझसे शादी मेरे पापा के जायदाद के लिए किया था। मुझसे प्यार नहीं किया था, वो नाटक कर रहा था मुझसे प्यार करने का। एक दिन ऐसा हुआ, मैं खाना परोस रही थी, तो उसमें थोड़ा नमक कम था। वो बोल सकता था मुझे कि नमक कम है, थोड़ा और नमक डाल दो सांभर में। हम साउथ इंडियंस घर में तो सांभर ज़्यादा बनता है ना, हम तो सांभर से बहुत प्यार करते हैं। सांभर में नमक कम था, तो इसने गरम थाली को मेरे मुँह के ऊपर फेंक दिया। सांभर बहुत गरम था, मेरा आधा फेस पूरा मेरा मुँह जल गया था। मैं बहुत डर गई, मैं चिल्ला के रोने लगी तो मुझे ये मारने लगा। मैं और डर गई, मैं पूछी, "क्यों मार रहे हो मुझे?" इसका फ्रस्ट्रेशन पूरा मेरे ऊपर निकल रहा था। तब मुझे समझ में नहीं आया अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? इतना प्यार करने वाला मुझे इतना मार कैसे सकता है? मैं डर गई थी। फिर जब मैं पूछी तो उसके पास जवाब नहीं था। जब मैं चिल्ला-चिल्ला के रोने लगी क्योंकि मुँह जल गया था, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया और इतना मारा मुझे बेल्ट निकाल के कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब पता चला कि मेरा ईयर ड्रम्स डैमेज हुआ था। एक ऐसी अजीब आवाज़ आ रही थी कान में, मुझे लगा ठीक है, हम भाग के शादी किए हैं, कोई इसको अपना नहीं रहा है, इसलिए टेंशन में है। मैंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन आप सुन रहे हो ये कहानी तो एक बार याद रखिए, थप्पड़ मूवी ज़रूर देखिएगा। एक बार थप्पड़ या 2 बार थप्पड़ माफ़ मत कीजिए। ऐसे ही जाते-जाते हर छोटी-छोटी चीज़ों पर मुझ पर चिल्लाते थे, मुझे मारते थे।
जब मैं बहुत डर गई थी, पापा-मम्मी को कॉल करने का ट्राई किया, पापा-मम्मी मुझसे बात नहीं करते थे। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में लग डाल के रखे थे। किसी और नंबर से कॉल करूँ, तभी नहीं उठाते थे। इसने तो मुझे अभी भी फार्म हाउस में ही रखा था। वहाँ पे कोई आता-जाता नहीं रहता था। कोई काम करने वाले भी नहीं रहते थे वहाँ पे। ये सुबह काम पे गया तो शाम को ही आता था, मैं अकेली थी। किसी के संपर्क में नहीं आती थी, क्योंकि ये मुझे मोबाइल भी नहीं दिया था। बोलता था कि सब सुधर जाए, तब देखा जाएगा। मुझे भी लगा हाँ ठीक है, सुधर जाएगा धीरे-धीरे। जब मैं 7 महीने का प्रेग्नेंट थी, तब मुझे पता चला कि मैं मेरे पति का दूसरी बीवी थी। उसको ऑलरेडी शादी हुआ था, उसका पहला पत्नी 10 महीने में सुसाइड करके मर गई थी। वो सच मानने के लिए मैं तैयार नहीं थी। तो मुझे लगा ठीक है जाने देते हैं, क्योंकि हो चुका है तो फिर पूछने का क्या फ़ायदा। ऐसे में मेरी बेटी लक्ष्मी व्रत के दिन पैदा हुई। मैं बहुत खुश थी उस नन्ही-सी लक्ष्मी को देख के। आज भी मुझे उसका चेहरा याद है। इतनी छोटी-सी, इतनी छोटी-छोटी आँखें, बहुत सुंदर थी मेरी बेटी। लेकिन जब मुझे होश आया डिलीवरी के बाद, तो मेरी ननद ने तो मेरे मुँह पे थूक के बोली कि, "तू लड़की को पैदा की है, हमें लड़का चाहिए था।" मैं फिर डर गई, क्योंकि हॉस्पिटल में भी अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे पति ने एक काम किया, मेरे पापा-मम्मी तक ये न्यूज़ पहुँचाया, बोला कि आपको आपके पोती पैदा हुई है। उसको लगा कि अभी एक बच्चा हो गया है, उसके पापा-मम्मी इसको अपना लेंगे। ये इकलौती है, कुछ भी करेगी तो वो मान लेंगे। लेकिन उल्टा मेरे पापा-मम्मी अब भी नहीं आए थे, क्योंकि वो जितना प्यार किए थे, मेरे गलती की वजह से वो मुझे इतना हेट करने लगे थे। ऐसे में मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया था, वो गवर्नमेंट जॉब में था, तो ट्रांसफ़र हो गया। मैं खुश थी कि 4 साल बाद मैं दुनिया देख रही हूँ, कोई लोगों को देख रही हूँ। ठीक, मैं जब नया घर सजा रही थी, तो वार्डरोब में मुझे कोई फ़ोटोज़, मेडिकल रिकॉर्ड्स और कोई आइडेंटिटी कार्ड्स मिल गया। तब मुझे पता चला कि यही थी वो पहली पत्नी, मेरे पति का पहली पत्नी यही थी। अब मेरे हाथ सबूत था, तो मैंने हिम्मत करके इससे पूछा जब वो घर आया। फ़ोटो दिखा के पूछा कि ये कौन है? मुझे पता चला है कि ये आपकी पहली पत्नी है। लेकिन मेरे पति के पास आंसर नहीं था ना, उसके पास कोई आंसर नहीं था बोलने के लिए, तो फिर मुझे मारने लगा। तब भी मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। जब वो इतना मारने लगा तो मैं ऑलरेडी वीक थी, क्योंकि 4 बार अबॉर्शन्स हो चुका था मुझे। जब मैं वीक थी तो मैं नीचे गिर गई, उठ नहीं पा रही थी। जब मैं उठने की ट्राई कर रही थी, पेट तो बड़ा था, प्रेग्नेंट थी, उठ ही नहीं पा रही थी, इसने मेरे मुँह के ऊपर पेशाब कर दिया। बहुत ज़ख्मा लगा, ये भी मार रहा था, तो मैं फिर बेहोश हो गई थी। जब बेहोश हुई, तो मुझे और मेरी बेटी को एक कमरे में बंद किया गया था, और मुझे खाना-पीना कुछ नहीं दिया जाता था। कमरे के अंदर 12 दिन मुझे लॉक करके रखे थे। कमरे के अंदर जब इन लोग बंद बंद कर दिए, तो 2 दिन बाद मेरी बेटी बहुत रोने लगी। मैं तो सह सकती थी, लेकिन बच्ची थी ना, 4 साल की थी, उसको तो भूख लगता है। तो जब मैंने बोला मैं पैर पड़ती हूँ, उसको खाना दे दो, तो थोड़ा बहुत खाना देते थे। वो बच्ची को खिला के मैं बाथरूम वाला पानी पी के पेट भर देती थी। लेकिन प्रेग्नेंट थी ना, कितना दिन रह सकती थी। 13वें दिन मैं फिर बेहोश हो गई। तो इन लोगों को मेरा मौत नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मैं मर गई तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगा ना। तो मुझे फिर से हॉस्पिटल ले गए। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो ये लोग बाहर थे, तो मैं कैसे भी करके एक नर्स का हाथ-पैर पकड़ के उसके मोबाइल से मैंने मेरे पापा को कॉल कर दिया। जब मैं बहुत रोने लगी, तो मेरे पापा भी मुझसे अच्छे अच्छे से बात करने लगे। पापा को लगा कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ पापा को, इसलिए मैं बहुत रो रही हूँ।
पापा अच्छे अच्छे से बात करने लगे और दूसरे दिन मुझे देखने घर आ गए। पापा की लाडली थी ना, 7 साल दूर थी, अब 7 साल से मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते थे, तो मैं उनके सामने में ये सब नहीं बोल सकती थी। अपना दर्द छुपाना चाहती थी, तो मैं हँसते हुए, हँसते-खिलते सब काम करती थी। मैंने मेरे पति को ऑलरेडी बोल रखा था कि पापा को अब मैं दर्द नहीं देना चाहती हूँ। आपको जो भी करना है, पापा जब सोएँगे, कमरे में बंद करके मेरे को मारना है आप मारो, मेरे को जो भी करना है आप करो, पापा के सामने कुछ नहीं। ऐसे 2 महीने में मेरा अ, बेटा का जन्म हुआ। सब लोग खुश थे और मेरे पति और ननद तो बेहद खुश थे, क्योंकि बच्चे के साथ-साथ अभी प्रॉपर्टी भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा था। पौधा के लिए पापा तो गोल्ड, पैसा कुछ भी ज़्यादा-ज़्यादा लग्ज़री आइटम्स गिफ्ट देने लगे। इसका लालच और बढ़ रहा था। मैं पापा के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, चुप थी। इसका लालच बढ़ते-बढ़ते मेरे को कमरे के अंदर बोला जाता था कि पापा से पैसा माँगो, पापा से गोल्ड माँगो। कैसे माँगती मैं? अगर हक से नहीं माँग सकती थी ना, क्योंकि पापा को इतना दर्द देके इतना अपमान करके मैं घर से बाहर आ गई थी। मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, कुछ नहीं माँग सकती थी। जब मैं नहीं माँगती थी, तो हर रोज़, हर रात मेरे को कमरे के अंदर धीरे-धीरे से टॉर्चर किया जाता था। ऐसे ही जाते-जाते थोड़े दिन में पापा आने-जाने का ज़्यादा हो गया। पापा एक बार 1 महीने के लिए मेरे घर में ही रुक गए थे। वो चाहते थे कि पोता के साथ टाइम बिताएँ। जब ज़्यादा दिन मेरे घर में थे, तो मेरे नेबर अंकल ने मेरे पापा से दोस्ती की। उन्होंने कभी ये जब मेरे पति मुझे मारता था, तो एक वीडियो बना के रखे थे, जो मुझे पता नहीं था। मेरे पापा को एक दिन मॉर्निंग वॉक वॉक पे ले गए, चाय पिलाते-पिलाते पापा को धीरे से उन्होंने ये वीडियो दिखा दिया था। तब जाके पापा पापा को पता चला कि मैं यहाँ पे कितना टॉर्चरस लाइफ़ सह रही हूँ। पापा का दिल टूट गया। पापा इमीडिएटली घर आए और उसी दिन डिसाइड किए कि अब और नहीं, मेरी बेटी अब और नहीं सहेगी। तू चल मेरे साथ, अभी मत रह यहाँ पे। उसी दिन, उसी वक़्त मेरे पति ऑफ़िस गया था, उसी वक़्त मैंने पूरा पैक करके, मतलब मेरे बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेरा हेल्थ रिकॉर्ड्स और आईडी कार्ड्स, बस सब पैक करके हम लोग उसी दिन निकल गए। उसके घर से और कुछ नहीं लेके आए। मम्मी अब भी नाराज़ थे, मम्मी मुझसे बात नहीं करते थे, तो पापा ने मुझे एक किराए घर पे, अपने घर के पास ही एक किराए घर लेके वहाँ पे मुझे और बच्चों को रखा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक डिवोर्सी लड़की या एक सेपरेटेड लड़की को हमारे अपने लोग इस सोसाइटी में कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। मेरे कज़िन आने-जाने लगा, बचपन में तो मैं उसकी गुड़िया थी, मुझे कंधों पे उठा के खेलते थे वो। लेकिन अब मैं अकेली थी ना, धीरे-धीरे वो मुझसे सेक्सुअल फ़ेवर्स चाहने लगे थे। मैं अब बची तो नहीं रही, समझ गई थी एक ही बार में कि ये क्या चाहते हैं मुझसे। एक दिन पापा को कोई किसी काम से केरला जाना था, 3 दिन के लिए वो बाहर थे, तो पापा को इनका इंटेंशंस पता नहीं था, तो उन्हीं को बोल के गए थे कि मेरी बेटी को ख़्याल रखना। बच्चों के साथ अकेली है, थोड़ा जाके देखना उसको। तो पापा बाहर गए थे, मैं अकेली थी। रात 9 बजे ये मेरा घर आता है, बोलता है कि मुझे भूख लग रहा है, खाना दे दो। मैं डरते-डरते दरवाज़ा खुला ही रखा था। डरते-डरते मुझे पता था कि ये ये इस टाइम में क्यों आया? पता था कि कुछ तो गलत करेगा ये। डरते-डरते मैं किचन में चली गई, खाना गरम कर रही थी, तो इसने धीरे से आके पीछे से मुझे कस के पकड़ा। जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरा मुँह पकड़ के मुँह बंद करके बोलता है कि तुम चुप रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। ये मैं ही हूँ, हम दोनों में ही रहेगा ये बात। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में मैं क्या कर रही थी मेरे को पता नहीं चला, मुझे ये बिल्कुल सहमत नहीं था, तो उसी गरम स्पून में जिससे मैं गरम करती थी, उसी गरम स्पून को मैं इसके मुँह पे रख दिया। इसका मुँह जल गया तो ये भी गुस्से में मुझे ठक्का दे दिया स्टोव के ऊपर। खाना गरम था,
मैं भी घायल हुई। पापा को जब इस बात का पता चला तो पापा एक ही बात बोले, बेटी हिम्मत मत हार तू इस लड़ाई को लड़ना ही होगा। तब जाके मुझे समझ आया कि मैं हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए मैं कुछ तो करना चाहती थी। तब मैं पापा का हेल्प लेके एक डीएमएलटी कोर्स में जॉइन हो गई। वो लैब टेक्नीशियन का कोर्स था। मैं ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजिस्ट थी, लेकिन बिज़नेस के लिए तो ये ज़रूरी था। कोर्स खत्म होने के बाद मैं लोन लेके एक लैब शुरू किया। एक्यूरॉन डायग्नोस्टिक्स के नाम पे शुरू हुआ ये लैब कोविड सेकेंड वेव में करीब 2000 से ज़्यादा लोगों का जान बचाई है। अपने बच्चे और पापा मम्मी को एक घर में आइसोलेट करके मैं अकेली दिन रात काम करती थी अपने टीम के साथ। वहाँ पे लोकल्स का हेल्प लेके मैंने घर जाके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाया है। डोर टू डोर किसी एक को भी नहीं छोड़ते थे घर में। सबका स्क्रीनिंग करवा के, किसको भी कोविड पॉजिटिव हुआ, किसी को आईसीयू चाहता था, किसी को ऑक्सीजन चाहते थे, कुछ भी चाहता था, मैं इमीडिएटली उसका इंतज़ाम करती थी। 380 से भी ज़्यादा लोगों का जान आईसीयू में मैंने बचाया है। ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं पता नहीं, मैं अपने जान का फ़िक्र छोड़ के मैं बहुत काम करती थी। इस नेक काम का रिकॉग्नाइज़ किया एक इंसान ने मुझे यूनिवर्सिटी का डॉक्टरेट के लिए रिकमेंड कर दिया। यूनिवर्सिटी ने सोचा कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, तो ह्यूमैनिटी के दौर पे मुझे डॉक्टरेट भी दिया गया। 15-16 से ज़्यादा मुझे नेशनल और स्टेट अवार्ड्स भी मिले। मैं आज ह्यूमन राइट्स कमीशन और एंटी करप्शन फोर्स का प्रेसिडेंट भी बन गई। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी और एक लड़की और एक औरत इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बने। मैं हर एक औरत का आवाज़ को मैं गवर्नमेंट तक लेके ही जाऊँगी। तो कोई भी औरत ये कर सकती है। क्या आप लोगों को अब भी लग रहा है कि औरतों ने झूठे केसेस लगाने का धंधा कर रखा है? आसान नहीं है झूठे केसेस लगाना। इतना सब होने के बाद मैं अपने पति को सिर्फ डिवोर्स दे पाई, सजा नहीं। वो खेल गया कानून के हाथों से। वो अब भी कहीं पे आज़ाद है। मैं भी आज़ाद हूँ आज, लेकिन मेरे मन में जो है, जो दर्द है, वो नहीं मिटा जा रहा है, वो नहीं मिट रहा है। औरतों ने धंधा नहीं कर रखा है। अगर आपको इस बात पे भी अगर आपको ये भी झूठ लग रहा है, तो आपको मैं बिल्कुल नहीं रोकूँगी। आप अगली कहानी पे जा सकते हो ये सोच के कि ये झूठ बोल रही है। हाँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। जाते-जाते मैं महिलाओं से एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस को चाहे मेंटली हो या फिज़िकली, पहली बार से आप अपना आवाज़ दो, उसको मत सहो। जब प्यार करना चाहते हो, तो ज़रूर अपने माँ-बाप की बात सुनो। एक बार पूछ तो लो उनसे कि हम सही कर रहे हैं या गलत। अगर गलत है, तो सोचो अपने पापा-मम्मी आपको तो गलत नहीं करेंगे। किसी और पे भरोसा रख के अपने जान पे मत खेलिए। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।